तो साथियों चलिए देखते हैं बैंकिंग प्रणाली। क्या बैंकिंग प्रणाली, देखिए बैंक होता क्या, वैसे आप सभी जानते हो कि बैंक के क्या काम होते हैं, बैंक क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताने वाले। देखिए बैंक क्या होता है, तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और उसके बदले साख निर्माण करके अंतिम ऋण देती है, अग्रिम ऋण देती है। आपको पता होगा कि दोस्तों बैंक क्या करती है, बैंक ऐसी एक संस्था होती है जिसमें क्या करते हैं, आप सभी अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं, ठीक है, और आप सभी अपना पैसा जमा कर सकते हैं, जिस पर वो क्या होता है कुछ % ब्याज भी आपको देता है। इसके अलावा आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अग्रिम ऋण, मतलब कि आप खुद लोन ले ले फिर दोस्तों उसको किस्त वाइज भरते रहें। तो बैंक ये सारे काम करती है, और भी बैंक के अन्य काम हैं जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ऐसी संस्थाएं जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं बैंक कहलाती है। वैसे दोस्तों परिभाषा इसकी पूछी नहीं जानी है, फिर भी आप जान लीजिए कि बैंक ऐसी संस्था है जो लोगों द्वारा जमा स्वीकार करती है और इसके बदले दोस्तों साख निर्माण करके अग्रिम ऋण भी देती है, ठीक है। अब आपको बता दें कि बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो बैंक कौन कौन से काम कर सकती है। देखिए एक चीज़ यह है कि जनता का जमा स्वीकार करना, यानी आप कुछ कमाते हैं दोस्तों तो बैंक में आपका अकाउंट होता है, आप वहां पे अपने पैसे जमा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, जिस पर बैंक थोड़ा बहुत आपको ब्याज भी देती है वार्षिक रूप से, ठीक है। दूसरा है जनता के मांगे जाने पर राशि स्वीकार करना, बिल्कुल सही। जब जनता दोस्तों मांगती है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दीजिए तो पैसे भी निकालती है। जनता को ऋण उपलब्ध कराना, आपको दोस्तों लोन चाहिए, घर बनवाना है, कार लेना है, किसी भी तरीके का, तो आपको दोस्तों बैंक ऋण भी देगी, ठीक है। इसके अलावा अधिविकर्ष की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, ठीक है, और जनता के लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है। दोस्तों आपको कुछ भी करना है, ठीक है, कोई चीज़ आपके घर के कागजात वगैरह रखने हैं, गोल्ड रखना है, तो उसके लिए आपको बैंक में लॉकर्स भी मिलते हैं जिसमें आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता का प्रदान करना, दोस्तों आप विदेश से कोई व्यापार कर रहे हैं तो वित्तीय सहायता भी आपको प्रदान करती है। कौन करती है, तो बैंक ही करती है, ठीक है। तो ये बैंक के कुछ कार्य हैं, इनको आपको भी समझना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली के इतिहास के साथ। हो तो विश्व का पहला बैंक दोस्तों बैंक ऑफ वेनिस था। क्या था, अगर विश्व की पहले बैंक की मैं बात करूंगा कहाँ खोला गया, तो इटली में 1157 में खोला गया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे विश्व में सबसे पहला बैंक कहाँ खोला गया, तो वेनिस में खोला गया था, सॉरी इटली में खोला गया। बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ वेनिस था, ठीक है। अब देखिए अगर मैं भारत में बात करूँ कि भारत में सबसे पहला बैंक कब खुला, कहाँ खुला, कैसे खुला, तो इसकी मैं बात करूंगा तो भारत में दोस्तों भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1770 में दोस्तों कलकत्ता में खोला गया, और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो भारत का पहला बैंक कहाँ खोला गया, कलकत्ता में, कब, 1770 में। किस नाम से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से। इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर एंड कंपनी। आपको बता दें यह पूर्णतया यूरोपियन बैंकिंग पर आधारित था, जिसे शीघ्र ही दोस्तों बंद कर दिया गया था। मतलब शुरू तो किया गया मगर बहुत ही जल्द इसको बंद भी कर दिया गया था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना। फिर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था दोस्तों, उनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में भारत में आई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा दोस्तों भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। और साथियों आपको याद रखना कि इन तीनों बैंकों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा था कि कब और कहाँ स्थापित हुए, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। पहली बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, ठीक है। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। देखिए बंगाल 6, बॉम्बे 40 और दोस्तों मद्रास 43 में, यानी कि 1806 में बंगाल में खोला गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। और आपको बता दें कि सन 1862 तक इन्हें नोट निर्गमन करने का भी अधिकार था। नोट निर्गमन मतलब नोटों को छापने का भी अधिकार था, ठीक है। ये खुद नोट छापते भी थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपके प्रेसिडेंसी 3 बैंक खोले गए थे भारत में, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो याद रखेंगे कब कब, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर दोस्तों आपको बता दें कि इनको नोट निर्गमन के भी अधिकार प्रदान किए गए थे 1862 तक।
ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए होता क्या है साथियों कि एक बैंक की स्थापना और होती है, किसको? अब देखिए जैसे कि आपको बता दें ये जो तीनों बैंक थी ना, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो तीनों बैंक थी इनको दोस्तों एक में मिला दिया था 1921 में, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा किन बैंकों को मिलाकर ये बैंक बनाई गई, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीन बैंक क्या रखेंगे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया जाता है एक में, तो याद रखेगा। और उसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, है ना, कौन कौन से, बंगाल, है ना, बॉम्बे और दोस्तों जो आपकी है मद्रास, इन तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया जाता है जिसका नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती कब, 1921, 27 जनवरी 1921, जिसका मुख्यालय मुंबई में बनाया जाता और इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं बद्रीदास गोयनका जी, ठीक है। और याद रखना कि इसी बैंक को फिर आगे चल के 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना कर दी जाती है, समझ गए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा तीन बैंक थे, ठीक है, तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया 1921 में। फिर दोस्तों इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1955 में ही इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसे आप वर्तमान में एसबीआई के नाम से जानते हैं। यानी एसबीआई क्या है दोस्तों, पूर्व में एसबीआई का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक, उससे पहले दोस्तों ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में विभाजित था, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक के बारे में आप जान गए होंगे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आप जान गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बताऊं दोस्तों एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में बात करूं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। सिफारिश किसने की थी, तो एडी गोरवाला समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा किसकी सिफारिश पर, एडी गोरवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। देखिए राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है, कोई भी प्राइवेट चीज़ों को जब गवर्नमेंट अपने में कर लेती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट कर लिया जाता है, उसको गवर्नमेंट के अंदर कर लिया जाता है, उसका शेयर 51% ज़्यादा खरीद लिया जाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीयकरण कहलाती है, ठीक है। तो एसबीआई कर दी गई, यानी कि एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई की राष्ट्रीयकरण कर इसको एसबीआई की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। आपको बता दें वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों इसको लिख लीजिएगा या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एसबीआई की बैंक में रखे गए थे, देखिए एसबीआई के 7-8 जो है सहायक बैंक भी रखे गए थे, समझ रहे हैं। देखिए एसबीआई तो खुली थी, इसके अलावा इसके 8 सहायक बैंक भी थे, जैसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को देखिए जो 8 थे टोटल, इन दोनों को पहले वाला स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इनको दोनों को 1955 में मिला दिया गया, दोनों फिर से मर्ज कर दिया गया, जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कर दिया गया था, ठीक है। देखिए 8 हमने बताए, 8 में पहले के स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, फिर दोस्तों इसको 1955 में एक ही बैंक बना दिया गया, दोनों मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कर दिया गया, ठीक है। तीसरा है 8 में से तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और फिर चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अब दोस्तों इसका जो है दोनों का विलय दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसका विलय दोस्तों 2010 में एसबीआई में कर दिया गया। पांचवा था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और फिर छठा था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सातवां स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और आठवां था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के शेष सहायक बैंकों को एसबीआई में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि जितने भी दोस्तों इनके 8 जो सहायक बैंक थे सभी को जो बचे थे दोस्तों सबको दोस्तों एसबीआई में सम्मिलित कर लिया गया, ये अब अलग से नहीं बचे, सबको मर्ज कर लिया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कुछ जो बैंक थे जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक दोस्तों, इसकी स्थापना 1865 में कलकत्ता में हुई थी और आपको बता दें यह वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। चलिए उसके बाद है अवध कॉमर्शियल बैंक, क्या अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में फैजाबाद में इसकी स्थापना हुई थी,
ठीक है। यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, यानी किसी भारतीय द्वारा संचालित किया जाने वाला पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसके संचालक नवाब यूसुफ अली थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1894 में लाहौर के अनारकली बाजार में किया गया था और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और ये बता दें कि यह भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। देखिए वो वाला संचालित था, ये भारतीयों द्वारा, किसी भारतीय द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक था, जिसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको याद रख लेना है। चलिए अब देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं आरबीआई से संबंधित। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। देखिए आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी, यूपीएसआई, वीपीओ में भी। ठीक है, देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। देखिए वे सभी बैंक जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाती हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया। और यह देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक मतलब दोस्तों जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, चलिए प्रकृति कैसी है दोस्तों? ये सांविधिक है, आरबीआई एक्ट द्वारा लाया गया था। ठीक है, सिफारिश किसके सिफारिश पर लाया गया दोस्तों? आरबीआई। तो दोस्तों आरबीआई बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? तो रॉयल कमीशन बोलते हैं या फिर हिल्टन यंग आयोग, है ना, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर लाया गया। यूपीएसआई में पूछा गया, याद रखिएगा। दोस्तों जो आपकी आरबीआई है, इसकी दोस्तों जो जब लाया गया था कितने करोड़ की पूंजी थी? तो आपको बता दें इसकी स्थापना 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी, जो कि दोस्तों 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभाजित थी। देखिए क्या हुआ था कि शेयर के हिसाब से, जैसे मान लिया साथियों कि 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल 5 लाख शेयर हैं, 5 लाख शेयर है दोस्तों, तो क्या होता है कि 5 लाख लोग 100 रुपए के शेयर खरीद दोस्तों इसके मालिक बन सकते थे। ठीक है, यानी 100 रुपए में 5 लाख शेयर विभाजित थे। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी कर दिया गया, आप समझ सकते हैं। एसएससी, एमटीएस, यूपीएसआई में पूछा गया, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई है वर्तमान में। दोस्तों पहले 1937 तक दोस्तों कोलकाता था। ठीक है, 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, अभी मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे साथियों? तो ताड़ का पेड़ है और बाघ। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अब आरआरबी की संरचना की बात कर लें तो दोस्तों आरआरबी के निर्देशन के लिए सीबीडी यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्रीय निदेशक मंडल क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसमें कुल 21 सदस्य होंगे, जिसमें से 1 गवर्नर होता है। ठीक है, जिसके नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर, 2 सहकारी अधिकारी जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और 10 भारत सरकार द्वारा नामित और 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर। टोटल आप जोड़ेंगे तो 21 लोग हो जाएंगे। बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। और प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। द्वितीय कौन थे? जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर। और दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने? तो सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और आपको बता दूं कि वर्तमान गवर्नर 26वें हैं। कौन हैं? संजय महलोत्रा। दोस्तों याद रखेंगे कि 11 दिसंबर 2024 को बने थे। ठीक, इसके पहले दोस्तों अभी शक्तिकांत दास थे, जिनके स्थान पर संजय मल्होत्रा जी आए। तो 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास, 2018 से 24 तक। ठीक है, और अभी दोस्तों कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 उप गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अभी कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए चेंज भी होते रहते हैं, इनको आप देखते रहना। राजेश्वरी राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकीपुरम। दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। ठीक, और पूनम गुप्ता जी हैं, ये विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थी, वहाँ से आई हैं। ठीक है, आरबीआई कार्य की बात कर ले दोस्तों। आरबीआई कार्य क्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, याद रखिएगा। सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करता है, यानी ये बैंकों का बैंकर होता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण करता है।
ठीक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है दोस्तों, सारे रूल रेगुलेशन करता है। बैंकों पर नियंत्रण यानी बैंकों का बैंकर कहते हैं। मुद्रा जारी करना, नोटों को दोस्तों निर्गमन करता है। मुद्रा जारी करना, कितने मुद्रा छापने, कितने क्या करने हैं। मुद्रा को नष्ट करना, किसी भी चीज़ों को जैसे कोई मुद्रा चल रही दोस्तों उसको नष्ट करना, उसको बंद करना तो आरबीआई का ही मेन रोल होता है। ठीक है। मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, ठीक। अर्थव्यवस्था की साख नियंत्रण करना। भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार भी इन्हीं को होता है, आरबीआई को। नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना व निरस्त करना, किसी भी बैंक को अगर आप खोलते हैं तो आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई कमियां होती है दोस्तों आरबीआई आपका लाइसेंस भी निरस्त कर सकती है। ठीक है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बैंकों का डिजिटलीकरण करना, ठीक है, डिजिटल पेमेंट करना, इनको भी बढ़ावा इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। चलिए आपको बता दें कि बैंकों के बैंकर के रूप में यह अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। ये भी याद रखेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विदेशी मुद्रा रक्षक भंडार का रक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेवारी इसमें निहित होती है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की साख का निर्माण वाणिज्यिक बैंक करती हैं। ठीक है। 1 रुपये का नोट और सिक्के पर वित्त मंत्रालय के जारी करता है तथा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि 1 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये से अधिक नोटों पर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये से अधिक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखना कि 100 रुपये की मुद्रा पर राशि पर 217 भाषाओं में लिखी होती हैं। ठीक है। 15 एक जगह है और +2 है ना, इंग्लिश हिंदी, तो 17 टोटल। ठीक है। तो ये आपके यूपीएससी बोरिंग टेक्नीशियन 2022 के पेपर में पूछा गया है। आपको बता दें आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 100,000 करोड़ से अधिक नोटों को जारी नहीं कर सकता। ये आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है। आरबीआई द्वारा नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है। और आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। क्वेश्चन भी पूछा गया रखेगा। पहले दोस्तों ये 1 जुलाई से 30 जून तक था। ठीक है। अभी वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि भी कितनी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ। ठीक है। तो याद रखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बता दें कि 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किया गया दोस्तों। इस समय गवर्नर कौन थे, तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख जी थे। कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है। किस समय गवर्नर कौन थे, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख जी। वहीं साथियों आपको बता दें कि 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिसका नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो 2 आपके ऐसे हो गए जो राष्ट्रीयकरण। अब दोस्तों जो मेन राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में होता है। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में मुख्यतः किया गया था, जिसमें बहुत सारे बैंकों शामिल किए गए थे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए तो आपको बता दें पहला चरण, प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। कितने करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए से अधिक के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। कितनी पूंजी थी उनकी, 50 करोड़ से ऊपर की। देखिए पेट अभी 2023 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। आपको बता दें कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित बैंकिंग कंपनियां यानी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 द्वारा किया जाता है या करता है। ये भी पेट में पूछा गया। अब देखिए जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों, प्रथम चरण में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, उस समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, लक्ष्मीकांत झा थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। देखिए दोनों चरण में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही होती हैं। ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कौन कौन से बैंक थे, तो आपको बता दें, देखिए इधर बैंक के नाम होंगे, उनके स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1894, दिल्ली मुख्यालय। फिर बैंक ऑफ इंडिया 1906
मुंबई मुख्यालय। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों 1908 में स्थापना, बड़ौदा गुजरात मुख्यालय। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई, ठीक है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक यानी यूको बैंक 1943 स्थापना, कलकत्ता मुख्यालय, ठीक है। केनरा बैंक 1906 स्थापना, बेंगलुरु मुख्यालय। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 स्थापना, कलकत्ता मुख्यालय। सिंडिकेट बैंक दोस्तों 1925 में स्थापना, कर्नाटक मुख्यालय। इंडियन बैंक दोस्तों 1907 में स्थापना और चेन्नई मुख्यालय, ठीक है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 स्थापना और चेन्नई मुख्यालय। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 स्थापना, पुणे मुख्यालय, ठीक है। देना बैंक 1938 में स्थापना और मुख्यालय मुंबई में। इलाहाबाद बैंक 1965 में स्थापना, कलकत्ता मुख्यालय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो हमने बता दिया कि कितनी बैंक हो गई है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में किया जाता। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा था क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। अभी पेट 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अब इसमें देख लीजिए आपको इन वाली लिस्ट में कौन कौन सा मिले। देखिए देना बैंक है, देना बैंक है। केनरा बैंक अभी हमने बताया, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी आपको दिखा देते हैं, ये मिल जाएंगे, मगर विजया बैंक नहीं मिलेगा। केनरा बैंक भी मिल गया, देखिए ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिल गया, केनरा बैंक मिल गया। तो ये 14 बैंकों के नाम भी आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा बैंक पहले चरण में इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रथम चरण के बैंकों हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे द्वितीय चरण लिख लीजिएगा, दूसरे चरण, ठीक है, दूसरा चरण, ठीक है। देखिए प्रथम चरण में 14 हो गया था, तो समझने वाली बात है। तो द्वितीय चरण में कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी ना। पहले वाले में क्या था, प्रथम चरण में 500 करोड़ 50 करोड़, ठीक है, इसमें 200 करोड़ से अधिक की पूंजी वाले, ठीक है, पेपर में पूछा गया लोअर की परीक्षा में। इस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 6 बैंक कौन कौन से थे, इनको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है। तो पहला बैंक था आंध्रा, 1923 में स्थापना, मुख्यालय हैदराबाद। दूसरा कॉर्पोरेशन बैंक 1906 में स्थापना, कर्नाटक इसका मुख्यालय, ठीक है। तीसरा न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936 में स्थापना और नई दिल्ली इसका मुख्यालय था। ओरिएंटल, चौथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में स्थापना, गुरुग्राम हरियाणा मुख्यालय। पांचवा पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में स्थापना और नई दिल्ली मुख्यालय। विजया बैंक दोस्तों 1931 में स्थापना, बेंगलुरु मुख्यालय। तो दोस्तों ये हमने राष्ट्रीयकरण भी देख लिया। अब दोस्तों विलय देख लें। विलय मतलब एक बैंकों को मिला देना, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 1 अप्रैल 2017 को देना और विजया बैंक को बड़ौदा में मिक्स कर दें, यानी 3 बैंक एक ही मिल जाते हैं, देना विजया बड़ौदा, ठीक है, याद रख लेंगे, देना विजया बड़ौदा, यानी कि देना बैंक और विजया बैंक को खत्म करके बड़ौदा बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिक्स कर जाता है। और दोस्तों याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय कर दिया जाता है। 10 बैंक कौन कौन से वो भी देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 2020 को भारतीय महिला बैंक तथा 5 SBI की शाखाओं का विलय भी SBI में कर दिया जाता है, ठीक है, यानी 6 हो गए, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल में कर देते हैं। सिंडिकेट का विलय केंद्र में कर देते हैं, रखिएगा, है ना। आंध्रा कॉर्पोरेशन का विलय, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किस में करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर देते हैं, देखिए, ठीक है। और इलाहाबाद बैंक का विलय किन में, इंडियन बैंक में कर देते हैं, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय दोस्तों इंडियन बैंक में कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। कौन कौन सी बैंकें बची हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और SBI। ये 12 दोस्तों अभी क्या हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। आपको बता दूं कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12 हैं। भारत का पहला विकास बैंक कौन सा था, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, SSC सीजन में पूछा गया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय स्टेट बैंक। अब अन्य संस्थाओं की बात कर लें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी FICI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को होता है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1993 में इसे एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था, जिसे अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में
जाना जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? यह औद्योगिक क्षेत्र को उसकी मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है, यानी उद्योगों के लिए काम आता है, ठीक है, उसकी वित्तीय सहायता पूरी करता है। चलिए, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI, आपको बता दें इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को मुंबई में होता है। आपको बता दें कि ICICI ने 1998 में भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी। आपके होम्योपैथी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1998 में यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बैंक बना था, ठीक है, कौन सा? ICICI। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, आपको बताते हैं इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो जीवन बीमा को बढ़ावा देना व लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। आपको पता है LIC जीवन बीमा के लिए बहुत ही फेमस संस्था है, ठीक है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी NIBM, ठीक है, इसकी स्थापना 1969 पुणे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना RBI द्वारा सरकार, देखिए ये याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसकी स्थापना RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में किया गया। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया। वहीं दोस्तों आयात निर्यात बैंक है, जिसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को मुंबई में की गई। देखिए UPSI जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा में पूछा गया है। इसका संचालन भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा नियंत्रित होता है। कार्य क्या है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना, सुगम बनाना और बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गया। थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं जो अलग अदर फैक्ट्स रखती हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ये आपके पेट में पूछा गया है, ठीक है। बैंक दर क्या होता है? तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को हम बैंक दर कहते हैं। ये भी पेट में पूछा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के अनुसार की गई। ये भी क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया है। बंधन बैंक क्या है? तो बंधन बैंक प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को पूर्ण बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। आपको बता दें आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कुल आय कहा जाता है। ये UPSI में पूछा गया है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, जिनको चाहिए दोस्तों ये आपकी ई-बुक्स, ठीक है, मतलब पूरा PDF बैच है इसका पेट का, तो आप जा करके हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से इसको आप परचेस कर सकते हैं 111 रुपये में, ठीक है। हाँ, तो देरी किस बात की, जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए परचेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।